और आज की वीडियो है CSS 2027 के प्लान के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने थ्रू आउट द ईयर अपनी CSS 2027 की प्रिपरेशन को किस तरह से प्लान करना है। देखें, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। आप लाइफ में कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो वो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कोई एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको आप फॉलो करेंगे। अगर तो आप किसी एक प्रॉपर प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, आप रैंडमली चीज़ों को तैयार कर रहे होंगे और आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में कंज्यूम हो जाएगा। आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं बचेगा, मॉक टेस्टिंग का टाइम नहीं बचेगा, आपका सिलेबस रह रहा होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब आपकी जो प्रिपरेशन होती है ना वो प्लान नहीं होती। इसीलिए जब भी कोई नया एस्पिरेंट CSS के अटेम्प्ट देने जा रहा होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लानिंग होती है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं और जो एक सबसे बड़ा इन द एंड ड्रॉबैक होता है अनप्लान्ड प्रिपरेशन का, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना अपनी वो अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं बिकॉज दे फील लाइक दे डोंट हैव प्रैक्टिस। उनका भी सिलेबस रहता है, उनकी एनालिटिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे हमारी जो CSS की प्रिपरेशन है वो किस तरह से प्रैक्टिकली प्लान होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी अटेम्प्ट दे पाएं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप जो CSS की प्रिपरेशन को प्लान कर रहे होते हैं, व्हाट आई बिलीव इज कि ओवर एम्बिशियस प्लानिंग होनी चाहिए। ओवर एम्बिशियस प्लानिंग से मुराद ये है कि आप अपनी प्लानिंग को इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली एंड आइडली रखें। बाज़ औक़ात ये होता है कि थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारे मिसहैप्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रिपरेशन गैप है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप अपने जो प्लान है ना उससे पीछे हो जाते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी जो CSS की प्रिपरेशन है ना उसको ओवर एम्बिशियसली प्लान करें। ओवर एम्बिशियसली प्लान करने का मकसद ये होता है कि आप अपना टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि ये है कि उस टाइम स्पैन के अंदर आप एटलीस्ट 70 to 80% जो है ना टारगेट अचीव कर पाएँ। अगर 20% अचीव एंड 30% अचीव नहीं भी होता तो इट इज़ वर्थ इट कि आपने बहुत सारा काम कर लिया। तो इसलिए हमारी जो प्लानिंग होगी वो ओवर एम्बिशियस होगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस ईयर को यूटिलाइज कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को फुल प्रूफ बना सकें। ये जो प्लान है मैं आइडली एक बिगनर के लिए बना रहा हूँ, जो बिगनर आज से स्टार्ट कर रहा है, जिसने आज से CSS के बारे में जानना शुरू करना है, किताबें लेनी है, सारा कुछ अंडरस्टैंड करना है और फिर अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली FPSC जो अपना प्लान है वो भी जल्द दे देगी कि 2027 का अटेम्प्ट कब होगी एंड वो भी फेब में ही होगी। तो अज्यूमिंग दैट तो हमारे पास 11 मंथ्स हैं। तो हम इन 11 मंथ्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? सबसे पहले तो ये जो आपके पास 8 से 10 दिन फेब वाले बचते हैं, इन 10 दिनों के अंदर आपने क्या करना है? इन 10 दिनों के अंदर आपने CSS के साथ जान पहचान क्रिएट करनी है कि CSS होता क्या है। आपने सारे सिलेबस से जाना है, कंपल्सरीज को देखना है, ऑप्शनल्स को देखना है। आपने ये देखना है कि कंपल्सरीज का क्राइटेरिया क्या होता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इसका सिलेबस क्या है। पेपर को जाके देखना है, हर सब्जेक्ट के पेपर को कि किस तरह का पेपर आता है। ऑप्शनल्स के ग्रुप को जाके देखना है। मतलब ये कि इन 10 दिनों के अंदर आपने पढ़ना नहीं है, आपने ओवरऑल CSS के साथ एक जान पहचान बनानी है, क्योंकि बगैर जान पहचान के आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है और मैंने किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है। तो सबसे पहले इन 10 दिनों को आपने इतना अच्छा यूटिलाइज करना है कि CSS के बारे में आपको जान पहचान हो जाए। जब आपको जान पहचान हो जाएगी, आपको पता होगा कि मेरा गोल क्या है, मुझे काम किस चीज़ के लिए करना है और मेरा जो है ना एफर्ट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन 10 दिनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम CSS को जानने में और एग्जामिनर को जानने में, FPSC के क्राइटेरिया को जानने में लगा देंगे। जो CSS की प्रिपरेशन है ना वो आइडली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 इज प्रिपरेशन एंड लर्निंग, नंबर 2 इज टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस, नंबर 3 इज रिवीजन एंड फाइनल मार्क्स। तो ये जो 3 स्टेजेस है ना, ये ओवरऑल आपकी जो CSS की प्रिपरेशन और जर्नी है वो इन 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। और आगे जाकर हम वन बाय वन इन तीनों स्टेजेस को देखेंगे कि हर एक स्टेज में हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। और हम ये भी देखेंगे कि ये जो सारे स्टेजेस हैं वो कितने टाइम स्पैन पर होने चाहिए ताकि जो आइडली एक स्टेज की है ना वो प्रिपरेशन अच्छी हो सके।
प्रिपरेशन और लर्निंग का जो स्टेज आता है वो आइडियली 6 मंथ्स के ऊपर होना चाहिए। एंड आई एम अज्यूमिंग माई ऑडियंस, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी होगी जो पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं या जो क्लासेस ले चुके हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि जो बिगनर होंगे। ये जो प्रिपरेशन का स्टेज होता है ना, ये फर्दर 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर जो 3 स्टेजेस ये होते हैं कि सबसे पहले क्लासेस होती हैं, उसके बाद नोट्स मेकिंग होती है, एंड उसके बाद जो होती है फर्स्ट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन होती है। जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ली हुई हैं उनका जो उनके लिए जो ये 6 मंथ का टाइम स्पैन है वो नोट्स मेकिंग एंड मेमोराइजेशन के ऊपर चला जाता है। एंड जो बिगनर है, जो किसी एकेडमी को ज्वाइन करेगा या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेगा, आई वुड एडवाइज कि आप जस्ट कंपल्सरीज के लिए ज्वाइन करें 2 मंथ्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज आपको एकेडमी जो है ना वो एक डायरेक्शन देती है, वो डायरेक्शन ज़रूरी होती है कि आपने किस तरफ काम करना है। उसके बाद जो 4 मंथ्स बचेंगे, उन 4 मंथ्स के अंदर आपने नोट्स मेकिंग करनी है और उसकी फर्स्ट मेमोराइजेशन भी करनी है। और ये जो 4 मंथ्स हैं इसके अंदर आपके ऑप्शनल कंपल्सरी टोटली कंप्लीट हो जाने चाहिए, नोट्स भी बन जाने चाहिए, आपकी एक मेमोराइजेशन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी उसके साथ हो जानी चाहिए। तो इट्स अप टू यू कि आपने सब्जेक्ट को कितने डेज देने हैं। जो एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, जो एक लेंथी सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आप 20 डेज आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। जो एक छोटा सब्जेक्ट है उसके लिए 10 to 12 डेज आर इनफ। तो इस तरह से आप अपने दिनों को डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन को इन 6 मंथ्स को या 4 मंथ्स को अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडिंग आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। बट इट शुड नॉट बी मोर देन दीज 6 मंथ्स। इन 6 मंथ्स के अंदर आपकी ये जो प्रिपरेशन का स्टेज है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि आपने जो इन 6 मंथ्स की प्रिपरेशन है, जो घर बैठ के हॉस्टल या कहीं भी आप बैठ कर रहे हैं, आपने इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। वट आई यूज टू डू कि मैं रात को जो है ना अपने सारे नोट्स बनाया करता था डिफरेंट सोर्सेज से, जो कि मैं एक डिफरेंट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। वो सारे नोट्स मैं बनाया करता था। नोट्स सारी रात बनाने के बाद मैं सो जाया करता था, अपना एक 6 घंटे की 8 घंटे की स्लीप लिया करता था। उस नींद के बाद जब मैं उठता था तो सबसे पहला काम मैं क्या करता था कि जो नोट्स मैंने रात को बनाया मैं उनको मेमोराइज किया करता था। पूरा दिन या वो पूरी शाम मैं उसको मेमोराइज करने में लगा देता था और फिर रात हो जाया करती थी। एंड देन रात को मैं फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट करता था कि नेक्स्ट टॉपिक्स जो मुझे करने होते थे, जो भी मैं सब्जेक्ट लेके चल रहा होता था, तो मैं उसको उसके नोट्स बनाया करता था। देन सुबह उठ के मैंने जो रात को नोट्स बनाया उनको मेमोराइज किया करता था। एंड दिस साइकिल गोज ऑन अनटिल द अगस्त। और जो ये 6 मंथ्स हैं, और इसी साइकिल को आप रिपीट कर सकते हैं और जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे और उनको मेमोराइज भी करते जाएंगे। तो अगस्त तक आइडली आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके नोट्स मेकिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपकी एक जो फर्स्ट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेट मी टेल यू कि ये जो फर्स्ट मेमोराइजेशन है कभी भी परफेक्ट नहीं होती। चीज़ें जो है आपको बार बार लर्निंग से आती हैं, रिवीजन से आती हैं। तो आपको कुछ चीज़ें जब आप अगस्त तक पहुंचेंगे, जो आपने सब्जेक्ट पहले कर लिए होंगे उसकी चीज़ें कुछ भूल चुकी होंगी, कुछ याद होंगी, बट वो एक मिक्स्ड फीलिंग होगी, तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इज टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस क्यों इतनी ज़रूरी है? ये इसलिए इतनी ज़रूरी है बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें याद करने से हम हम उनको कंप्रीहेंड कर पाते हैं। बट सीएसएस का जो एग्ज़ाम है ना उसकी नेचर टोटली डिफरेंट है। सीएसएस का जो एग्जामिनर है वो आपसे रटी रटाई चीज़ें लिखने को नहीं कहता। सीएसएस का एग्जामिनर डिमांड करता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसकी बेसिस पर वो आपसे एनालिसिस चाहता है। तो एनालिसिस तब होगा जब हम उसको रिटन प्रैक्टिस से भी गुजारेंगे, जब हम उसे लिख कर भी देखेंगे। जब चीज़ें आप लिखते हैं देन यू विल रियलाइज के याद करने में और उसके बाद उसको लिखने में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। इनिशियली आप लोगों को ये डिफिकल्टी भी हो रही होगी कि हमसे सवाल कंप्लीट नहीं हो पा रहा, हमसे एनालिसिस नहीं हो पा रहा। तो टेस्टिंग का जो फेज है, जो प्रैक्टिस का फेज है, वो इसी चीज के लिए है कि आपके माइंड का जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको इस लिहाज से ढाला जाए, आप उन टेस्ट से गुजरे, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है। इवेंचुअली इस फेज के अंदर जो है ना आप
सीख जाएंगे कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, आपको क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर काम करेंगे। आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि मैं आइडली 35 मिनट के टाइम के अंदर कितना लिख पाता हूँ, एंड यू विल एक्सेल योर राइटिंग स्पीड। तो ये सारी जो प्रोसेस और ये चीज़ें हैं, आपकी वीकनेसेस हैं, ये आपकी इस स्टेज के अंदर जो है ना रिफाइन होगी और आप परफेक्शन के करीब जाते जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन टाइम स्पैन को बहुत एक्सपेंड कर लेते हैं 8 महीनों के ऊपर, 9 महीनों के ऊपर, और वो प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो देन क्या होता है कि एग्जाम के अंदर या तो उनका कोई क्वेश्चन छूट रहा होता है, या तो उनका एनालिसिस वीक होता है, या तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये सारी ड्रॉबैक्स तब होते हैं जब आप इस स्टेज को कंप्लीटली स्किप कर देते हैं। तो आपने किसी भी स्टेज को ओवरलुक नहीं करना और स्किप नहीं करना। दैट इज वाई सीएसएस की जर्नी को प्लान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस का जो टाइम स्पैन है, ये ओवरऑल 4 मंथ्स के ऊपर इंक्लूड होगा। सितंबर से दिसंबर तक आप ये जो 4 मंथ्स हैं अपने कंपल्सरीज एंड ऑप्शनल की प्रैक्टिस करेंगे, रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रैक्टिस के दरमियान आप कुछ और चीज़ें से गुजर रहे होंगे। वो ये है कि आप विद एवरी टेस्ट यू विल रियलाइज कि अभी आपका डाटा लैकिंग है, अभी आपको यू नीड टू ऐड मोर डाटा, बिकॉज जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो नई नेचर के आ रहे होंगे, आपने जो पीछे याद किया होगा या नोट्स बनाए होंगे वो सफिशेंट नहीं होंगे। तो इस स्टेज के अंदर अपने नोट्स के अंदर वैल्यू एडिशन भी करते जाना है। कोई नई चीज़ आपको पता चलती है, आपने उसके अंदर ऐड करते जाना है, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो आपने 6 महीने प्रिपरेशन पे लगाए होंगे दैट वुड नॉट बी इनफ, बिकॉज उसमें आपको तो लग रहा होगा कि आइडली आपने हर चीज कवर कर ली है। जब टेस्टिंग के अंदर आप बैठते हैं, आप नई डायमेंशंस डिस्कवर करते हैं, तो ये काफी हेक्टिक एंड लेंथी प्रोसेस होगा कि आपको दोबारा से नोट्स मेकिंग करनी पड़ रही होगी। तो दैट्स द पार्ट ऑफ जर्नी, और आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो प्लान है सीएसएस का, वो ओवर एम्बिशियस होना चाहिए। बिकॉज अगर ओवर एम्बिशियस नहीं होगा और आप अपने पहले स्टेज को ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे, इन द एंड आपके पास टाइम नहीं बचेगा, एंड यू विल रियलाइज कि मेरी तो अभी चीज़ें रहती हैं, मेरी नोट्स मेकिंग भी कंप्लीट नहीं है, एंड यू विल एंड अप स्किपिंग द अटेम्प्ट। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ तो मैं किसी ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद ये जो 4 मंथ का टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस सेशन होगा आपका, इसके अंदर एक एडिशनल जो होगी प्रिपरेशन, वो ये होगी, वो करंट अफेयर्स की होगी। करंट अफेयर मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। बट जो ये नवंबर एंड दिसंबर का टाइम पीरियड होगा ना, इसके अंदर आप अपनी जो करंट अफेयर की है ना फुल फ्लेज तैयारी करेंगे, बिकॉज उस वक्त जो आपके जो टॉपिक्स हैं वो फुली डेवलप हो चुके होते हैं। इस वक्त आप करंट अफेयर के नोट्स भी बना रहे होंगे, आप डायमेंशंस भी क्लियर कर रहे होंगे, नए टॉपिक्स भी पढ़ रहे होंगे। सो दैट इज वाई ओवर एम्बिशियस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर तक आपने अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आता है मॉक टेस्टिंग। जनवरी में पॉसिबली आपकी मॉक टेस्टिंग होगी। मॉक टेस्टिंग फाइनल मॉक होता है, जैसे कि आप सीएसएस के एग्जाम में बैठते हैं, उसी पैटर्न पे एकेडमीज एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम लेते हैं, एंड आप वो एक एग्जाम सिनेरियो से गुजरते हो ताकि आपको जो है ना एंग्जाइटी, एग्जाम एंग्जाइटी से बचें, और इन द एंड फाइनल एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो जनवरी का मंथ होगा आप अपनी मॉक टेस्टिंग के ऊपर स्पेंड करेंगे, और उसके साथ साथ आप रिवीजन करेंगे। आप एक रिवीजन आपकी मॉक टेस्टिंग के दौरान हो जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग डेज बचेंगे उसके अंदर आप आपके जो वीक एरियाज आपको लगते हैं, या कोई सब्जेक्ट आपको लगता है वीक है जिसकी आपको एक्स्ट्रा रिवीजन चाहिए, आप वो रिवीजन करेंगे। तो ओवरऑल ये जो 1 महीना जनवरी का होगा, ये आप रिवीजन एंड फाइनल मॉक के ऊपर स्पेंड करेंगे, एंड उसके बाद यू आर गुड टू गो फॉर योर CSS 2027 एग्जाम, एंड होपफुली आपकी तैयारी अच्छी होगी। एंड आई वुड एडवाइज कि आप इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स, एंड फर्दर मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, एंड ऑल्सो टेल मी कि क्या मेरे लूप होल्स हैं, मुझे किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। बिकॉज मेरा जो मकसद है ये वीडियो बनाने का कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड आपको एक गाइडेंस देने का। तो जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे
पता नहीं चलेगा कि मेरी ऑडियंस की डिमांड में से क्या है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड इंशाल्लाह मैं जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ आऊँगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कोर कंसेप्ट। थैंक यू।